नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आज 15 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। वहीं मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61% पर थी। इससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। उधर शुक्रवार को रिटेल महंगाई में भी तेजी देखने को मिली थी। वहीं खाद्य महंगाई दर मई के मुकाबले 7.4% से बढ़कर 8.68% हो गई है। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 7.20 से बढ़कर 8.80% हो गई है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इसी बीच अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दूसरी ओर ये देखा जा सकता है कि छगन भुजबल महागठबंधन में नाखुश हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि छगन भुजबल इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई की पहली बड़ी बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास ने इस साल के चुनावों में भाजपा की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा पिछले चुनावों के अपने वोट शेयर को बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन वोटों का ट्रांसफर हुआ और अब हारा हुआ विपक्ष फिर से उछल कूद कर रहा है। योगी ने कहा कि वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि योगी किसके आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का असली चेहरा पीएम मोदी हैं और उनको ही वोट खींचने का जरिया माना जाता रहा है और इस बार भी वो वोट खींचने में कामयाब नहीं हो पाए। यूपी में हुई बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला। भूपेंद्र चौधरी ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव को सावधान करते हुए कहा कि अखिलेश कांग्रेस से सावधान रहें, आपके वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस को भस्मासुर बताते हुए चौधरी ने कहा कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में भाजपा की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को क्यों झटका लगा, इस पर भी मंथन हुआ और 2027 के रोड मैप को लेकर भी एक लकीर खींची गई, जिससे ये साफ हो गया कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का पावर कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस बात के संकेत खुद सीएम योगी ने अपने भाषण के माध्यम से भी दे दिए। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अभी से एक्टिव होना होगा। आज से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। हमें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराना है। योगी का यह वक्तव्य पार्टी में और विपक्ष में उनके विरोधियों को इतना बताने के लिए काफी था कि उनकी टेंशन बड़ी नहीं है, बल्कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में एक अलग अंदाज में ही नजर आएंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सीट बंटवारे का पूरा दारोमदार योगी आदित्यनाथ के ही कंधों पर होगा। इस लिहाज से पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें, लोकसभा से पहले योगी को हटाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं, लेकिन नतीजों ने उन चर्चाओं को मोड़ दिया है और अब उनको ज्यादा जिम्मेदारी दिए जाने की बातें कही जा रही हैं। इससे कुछ दिन पहले ही योगी को 7 साल में पहली बार अपनी पसंद का मुख्य सचिव दिया गया। इसके पहले जिन अफसरों को योगी आदित्यनाथ मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, उनके नाम पर केंद्र अनुमति नहीं देता था। इसके कारण तरह तरह की अफवाहें जन्म लेती थी, लेकिन अब योगी खुलकर खेलने वाले हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य अपनी रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। जज रहने के दौरान कई फैसलों को लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद उनके फैसलों से बहुत खुश होते थे और उनके फैसलों पर बयान भी देते थे।
2021 में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर इंदौर में एक शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप था। उन्होंने कहा कि एकत्रित किए गए साक्ष्य जानबूझकर इरादे से भारत के नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को दर्शाते हैं। हालांकि बाद में उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी। ऐसे ही एक अन्य मामले में जो एक साल पहले ही सुर्खियों में आया था, आर ने एक महिला को मोलेस्ट करने के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो रक्षाबंधन के दिन शिकायतकर्ता के सामने खुद उपस्थित होगा और अपनी कलाई पर राखी बंधवाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अब ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले लीडर बन गए हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही वो सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। शहीद हुए कैप्टन अंशुमन का परिवार लगातार आर्मी के शहीद परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव की बात कर रहा है। उन्होंने कहा था कि बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सामान लेकर चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए। इसे लेकर आर्मी के सूत्रों ने कहा है कि आर्मी की ओर से पेरेंट्स को 50 लाख और पत्नी को 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी, क्योंकि अंशुमन ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे। इनमें से 15 लाख माता पिता और 35 लाख रुपए पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए। आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि कैप्टन अंशुमन मार्च 2020 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में शामिल हुए थे। पत्नी स्मृति को आर्मी के ज्यादा बेनिफिट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अंशुमन ने उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। पॉलिसी के अनुसार एक बार जब एक अधिकारी की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी पेंशन के लिए नॉमिनी होती है। इसके साथ ही बताया गया कि अंशुमन के पिता आर्मी में रिटायर्ड जेसीओ हैं। उन्हें पेंशन और आर्मी की अन्य सुविधाएं पहले से मिलती हैं। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन वहां से भी हरियाणा सरकार को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट के आदेश के बाद आज पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डोलीवाल की अगुवाई में गैर राजनीतिक किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किसान दिल्ली कूच को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि शंभू बॉर्डर के खुलने के बाद किसान दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में स्पेलिंग में मामूली बदलाव के कारण भारतीय नागरिकता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक दस्तावेजों के बिना भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर असम में अनभिज्ञ या अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये आम है, ऐसे व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों की कमी होती है। अपने ऊपर जानलेवा हमले के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इंटरव्यू दिया। अपने पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में दिए जाने वाले भाषण को पूरी तरह नए सिरे से लिखा है। इसमें उन्होंने बाइडेन की आलोचना के बजाय एकता का संदेश देने पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये हमला नहीं होता तो अब तक के सबसे असाधारण भाषणों में से एक होता। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों की आलोचना होती, लेकिन अब ईमानदारी से कहूँ तो अब ये बिल्कुल अलग भाषण होने जा रहा है। ये देश को एक साथ लाने का मौका है, मुझे ये मौका मिला है। ट्रंप ने कहा कि उनके अंदर जो ऊर्जा दिख रही है वो जनता से आ रही है। रैली में जो लोग उस वक्त थे ये उन्हीं के उत्साह का नतीजा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की निंदा की है। उन्होंने इस हमले में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने अमेरिकी समाज में हिंसा पर कहा, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते, हमें इस पर जाना भी नहीं चाहिए। हम अपने इतिहास में काफी हिंसा झेल चुके हैं।
केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ओली पुष्प कमल दहर प्रचंड का स्थान लेंगे, जो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए, जिससे ओली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट एक बार फिर जीत लिया है। कोलंबिया के खिलाफ खेले गए मैच में अर्जेंटीना 1-0 से विजयी रहा। अर्जेंटीना ने यह जीत स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के दूसरे हाफ में बाहर होने के बावजूद हासिल की। चोट की वजह से मेसी के बदले दूसरे खिलाड़ी को उतारा गया था। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो फुटबॉल कप खिताब जीत लिया है। स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप जीता है। रविवार को बर्लिन में हुए फाइनल मैच में शुरुआत से ही स्पेन ने अपना दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड ने जमकर संघर्ष किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।